अगला चैप्टर है बिजनेस में प्रशिक्षण और विकास। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह कर्मचारी एक महत्वपूर्ण एसेट है इंडस्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की। तो जो इससे क्या होगा, कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि होती है। यद्यपि ये संपत्ति कंपनी के स्थिति विवरण पर नहीं दिखती, फिर भी कंपनी की प्रगति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण क्या है? मानव संसाधन उत्पादन के मानवीय घटक की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत एक संस्था में काम करने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। और विकास क्या है? विकास का अभिप्राय है कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना। क्या सभी स्तर के कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना जरूरी है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों में निपुणता की आवश्यकता प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि इन्हें भविष्य में नई नई जिम्मेदारियां उठाने के योग्य बनाना होता है। अतः इनके पूर्ण विकास की आवश्यकता है और इसलिए प्राय विकास शब्द को प्रबंधकों के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी ओर जो पर्यवेक्षक वर्ग है, पर्यवेक्षक वर्ग होता है सुपरवाइजर, और श्रमिक वर्ग को सभी क्षेत्रों के स्थान पर केवल उस कार्य में ही निपुण बनाना अधिक जरूरी है जिससे उनका सीधा संबंध होता है। जब कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाने का प्रयास किया जाता है तो इसे प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण का अर्थ है, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान और निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। डेफिनेशन है, फिलिपो के अनुसार एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के काम को ही प्रशिक्षण कहते हैं। अब प्रशिक्षण की विशेषताएं। फर्स्ट है, प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, अपव्यय नहीं। तो जो ट्रेनिंग पर खर्च किया जाता है वो कोई वो नहीं है, वेस्टेज नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा जो इंडस्ट्रियल है उसको किस रूप में मिलता है? कर्मचारियों की बढ़ी हुई कुशलता के रूप में प्राप्त होता है। प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस पर किया गया खर्च विनियोग होता है नहीं, अर्थात प्रशिक्षण पर आज जो खर्च किया जाएगा संस्था को उसका लाभ कर्मचारियों की बढ़ी हुई कार्यकुशलता के रूप में एक लंबे समय तक मिलता रहेगा। सेकंड, विशेष कार्य से संबंधित। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इसके द्वारा उनको किसी विशेष कार्य में निपुण बनाया जाता है। अगला पॉइंट, संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक। तो जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो खाली ये नहीं है कि केवल संस्था के लिए उपयोगी है, बल्कि संस्था और कर्मचारी दोनों के लिए ये लाभदायक है। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था और कर्मचारी दोनों को लाभ प्राप्त होता है। एक और संस्था का कम लागत पर अधिक उत्पादन का सपना साकार होता है, और दूसरी ओर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ने से वे कम समय में अधिक और अच्छा उत्पादन करके अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, और दुर्घटनाओं में कमी होने से उनका जीवन भी सुरक्षित रहता है। मान लीजिए जो कर्मचारी है उसको मशीन के ऊपर काम करना है, तो उसको ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाएगा कि किस तरह से मशीन चलानी है, किस तरह से उसका पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाएगा। तो इस प्रकार से दुर्घटनाओं में कमी होगी और जो कर्मचारी हैं उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। फिर है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो प्रशिक्षण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको एक बार में करके पूरा जीवन नहीं करना, बल्कि समय समय पर कर्मचारियों को जो नई नई तकनीक आती है उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए एक ही बार में कार्य संबंधी पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके। संस्था में जब भी नई कार्यविधि, नई तकनीक आदि का प्रयोग किया जाता है तो प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। अर्थात जब जब व्यवसाय में कोई परिवर्तन होता है तब तब प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और व्यवसाय में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। अतः प्रशिक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर प्रशिक्षण और विकास में अंतर होता है। तो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है, जबकि विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की जाती है।
प्रशिक्षण सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबंधकीय वर्ग के लिए अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर होता है। प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है, जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान और समझ में वृद्धि की जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर एक नई मशीन बनाना सिखाया जाता है तो यह प्रशिक्षण है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोर्स करता है तो यह है शिक्षा है। नए और पुराने दोनों कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। तो प्रशिक्षण कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी आवश्यकता केवल नए कर्मचारियों को होती है, बल्कि पुराने कर्मचारियों को भी नई नई तकनीकें, नए काम करने के तरीके आदि सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने की बात है, उनके लिए तो ये आवश्यक है ही, लेकिन पुराने कर्मचारियों को भी काम के नए तरीके सिखाने, पुरानी जानकारी को दोहराने आदि के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। अब है प्रशिक्षण की आवश्यकता। आज जब व्यावसायिक जगत में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो प्रशिक्षण की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन विभिन्न कार्य करने की नई नई विधियों का विकास हो रहा है। नई विधियां अधिक और अच्छा कार्य करने में सक्षम तो होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। प्रशिक्षण जहाँ एक और उत्पादन की किस्म और मात्रा में सुधार करके तथा माल और मशीन का सही प्रयोग करके संस्था को लाभ पहुँचाता है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और पदोन्नति के अवसर प्रदान करता है। अतः प्रशिक्षण का महत्व संस्था और कर्मचारियों दोनों के लिए है। अब हम पढ़ेंगे कि संस्था को क्या लाभ है प्रशिक्षण से और कर्मचारियों को क्या लाभ है। तो संस्था को, संगठन को लाभ। एक संस्था को प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है माल और मशीन का मितव्ययी और सही प्रयोग। संस्था में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उच्च स्तर का हो, मध्य स्तर का हो या निम्न स्तर का हो, ठीक है, कोई भी प्रबंधक हो या कर्मचारी हो, माल और मशीन का प्रयोग करता है। जैसे निम्न स्तर पर उत्पादन के लिए मशीन और माल का प्रयोग होता है। मध्य स्तर और उच्च स्तर पर कार्यालय में कंप्यूटर, टाइप की मशीनों और अन्य लेखन सामग्री का प्रयोग होता है। तो प्रशिक्षित कर्मचारी अगर काम करेगा तो माल और मशीनों का ठीक ढंग से प्रयोग करेगा और उसकी वेस्टेज को कम किया जा सकेगा। फिर है उत्पादन की किस्म और मात्रा में सुधार। तो किस्म होता है क्वालिटी और जो मात्रा होता है वो क्वांटिटी। तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्रशिक्षण द्वारा माल की किस्म और मात्रा में सुधार संभव होता है, क्योंकि जब प्रशिक्षित कर्मचारी काम करेंगे तो उनको मशीनों का प्रयोग आता है। उनको ये पता है कि किस प्रकार से मशीनें चलाई जाएंगी, किस प्रकार से माल की क्वालिटी को सुधारना होगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। तो उत्पादन का अभिप्राय केवल मशीनों द्वारा तैयार किए गए माल से नहीं यहाँ पे, बल्कि सभी प्रबंधकीय स्तरों पर किए जाने वाले सभी कार्यों से है। अतः स्पष्ट है कि प्रशिक्षण से सभी स्तर के कर्मचारियों के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि होती है और वे अच्छे से अच्छा काम करने लगते हैं। फिर पर्यवेक्षण की कम ज़रूरत। तो जहाँ पर जो ट्रेन एम्प्लॉय काम करेंगे वहाँ पर उनके कार्यों की देखभाल करने की कम आवश्यकता होगी। प्रशिक्षित कर्मचारी अपने अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं, जिससे पर्यवेक्षकों को उनकी देखरेख में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। इस बचे हुए समय का उपयोग वे अन्य रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। श्रम परिवर्तन दर और अनुपस्थिति में कमी। प्रशिक्षित कर्मचारी संस्था के वातावरण और अपने कार्य से अधिक संतुष्ट रहते हैं, जिससे उनकी संस्था को छोड़कर जाने और अनुपस्थित रहने की दर में कमी आती है। ठीक है, जहाँ पर कोई संस्था अगर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे देती है तो ट्रेनिंग लेने के बाद ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो जो वर्कर है वो संस्था को छोड़ करके जाए, और संस्था भी ऐसे कर्मचारियों को अपने पास रखने का प्रयास करती है। ग्रहणशीलता में वृद्धि। लगातार प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मानसिक विकास होता है, जिससे वे नई तकनीकी को अति शीघ्र स्वयं ही ग्रहण करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वे नई चीज़ों को सीखने के लिए भी तत्पर रहते हैं। उसके बाद है कर्मचारियों को लाभ। ठीक है, ये थे संगठन को लाभ कि माल और मशीन का मितव्ययी प्रयोग होता है, उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार होता है, और पर्यवेक्षण की सुपरविजन की कम जरूरत होती है।
और जो लेबर है वो छोड़ करके नहीं जाती और उनकी एब्सेंस में कमी होती है और ग्रहणशीलता एडेप्टेबिलिटी में वृद्धि होती है। ये तो हो गए संगठन को लाभ। अब आगे कर्मचारियों को लाभ। संगठन के साथ साथ प्रशिक्षण से कर्मचारियों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि। प्रशिक्षण में किसी विशेष कार्य को विधिपूर्वक करने की कला सिखाई जाती है, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब ये प्रशिक्षण प्राप्त करके कर्मचारी काम करेंगे तो उनको वो काम करने के ढंग पहले से ही सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है और जो एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीजमेंट होता है। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है। सेकेंड है बाजार मूल्य में वृद्धि। तो बाजार मूल्य में वृद्धि होने का मतलब है कि अगर वो कर्मचारी संस्था को छोड़कर कहीं और काम करना चाहते हैं तो उनको अच्छी सैलरी मिल जाती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों का बाजार मूल्य अधिक होता है। बाजार मूल्य अधिक होने का अभिप्राय है कि उन्हें दूसरी संस्थाएं अधिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रखती हैं। यदि किसी कारण एक कर्मचारी एक संस्था में घुटन महसूस कर रहा है या उसे कम पारिश्रमिक मिल रहा तो वह आसानी से दूसरी संस्था में जा सकता है। फिर है दुर्घटनाओं में कमी। दुर्घटनाओं में कमी से जहाँ एक और संस्था को लाभ होता है, क्योंकि जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उनको मशीनें चलाना वगैरह पहले से सिखा दिया जाता है, तो दुर्घटना में कमी होगी। इससे जहाँ एक और संस्था को लाभ होता है वहीं दूसरे और कर्मचारियों का जीवन भी अधिक सुरक्षित रहता है। मशीनों को चलाने की कला को सीखकर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और यह कला प्रशिक्षण द्वारा सीखी जा सकती है। फिर कार्य संतुष्टि। एक कर्मचारी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कार्य संतुष्टि है, अर्थात वह जो कार्य कर रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। किसी कार्य से पूरी तरह संतुष्टि तभी मिल सकती है जब एक कर्मचारी उस कार्य को करने में निपुण है तथा कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। तथा प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी को अपने कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है, जिससे उसके अंदर अधिक विश्वास पैदा होता है। तो ये था प्रशिक्षण का मीनिंग, डेफिनेशन, फिर इसकी विशेषताएं और उसके बाद आवश्यकता और महत्व या लाभ इसके। संगठन को क्या लाभ होंगे और कर्मचारियों को क्या लाभ होंगे।